नमस्कार, ओकार न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबरों का। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और उनकी बेटी तथा राजद सांसद मीसा भारती जमीन के बदले नौकरी मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे। दिल्ली की कोर्ट ने मामले में 16 आरोपियों को पेश होने के आदेश दिए थे। राउज एवेन्यू कोर्ट में रूम नंबर 501 में जज गीतांजलि गोयल की कोर्ट में सभी पेश हुए। पेशी को देखते हुए कोर्ट में इंटरनल सिक्योरिटी को बढ़ाया गया। लालू यादव पर आरोप है कि उन्होंने रेल मंत्री रहते हुए नौकरी के बदले में लोगों से जमीन ली। सीबीआई ने बीते 18 मई को लालू यादव के खिलाफ केस दर्ज किया था। लालू, राबड़ी और बेटी मीसा भारती को राहत मिल गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई है। लालू परिवार को इस दौरान जमानत मिल गई है। हालांकि लालू प्रसाद यादव की सेहत काफ़ी ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी वो पहुंचे हैं पेशी के लिए। हमारे साथ डॉक्टर मनोज, जो कि आरजेडी प्रवक्ता है, वो जुड़ गए हैं। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज़ में। मनोज जी, लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती और तमाम आरोपियों की जो माने जा रहे थे, उनकी आज पेशी हुई है राउज एवेन्यू कोर्ट में। जमानत उन्हें मिल गई है, क्या आप कहेंगे इस पे? नहीं, सबसे पहले तो बहुत बहुत हम आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद। जो माननीय न्यायालय का जो भी निर्णय आया है वो सराहनीय है, क्योंकि कोर्ट पे, न्यायालय पे हम लोग सभी लोगों का आस्था और विश्वास है। और हमारे नेता माननीय लालू प्रसाद यादव और तमाम जो नेताओं को बेल मिला है, उसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं, प्रकट करते हैं जी। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी जो एक षड्यंत्र कर रही है, वो राजहित में, देश हित में, ग्राम हित में ही अच्छा नहीं है। इन माननीय न्यायालय पे हमारा कोई कमेंट नहीं है। माननीय न्यायालय द्वारा उन्हें बेल मिल गया है, हम आभार व्यक्त करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। उन्होंने हमारे नेता को बेल दिया है और सभी लोगों को आस्था और विश्वास है, इसलिए इस पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं है। जी मनोज जी, और 29 मार्च को अब अगली पेशी होनी है, लेकिन लालू यादव की जिस तरीके से सेहत नजर आ रही है, अभी हाल ही में किडनी ट्रांसप्लांट करके वहां से लौटे हैं वो, इस सेहत में क्या बार बार उनका इस तरीके से सफर करना, चाहे पेशी पे जाना हो या फिर? नहीं, बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि माननीय नेता हमारे दबे कुचले पिछड़े अल्पसंख्यकों के नेता हैं और करोड़ों करोड़ लोग की आस्था है आदरणीय लालू प्रसाद यादव पे, और उनका स्वास्थ्य इन दिनों काफी खराब है। तो माननीय न्यायालय को ये जो भी सीबीआई, ईडी है, उन लोगों को भी थोड़ा मानवता का भी ख्याल रखना चाहिए। इतना भी नीचे नहीं गिरना चाहिए कि एक बीमार आदमी को भी परेशान करे। थोड़ा इसमें तो कुछ है नहीं। तो इस दौरान मनोज जी, अगर बात करें लालू परिवार की, जिस तरीके से अब मुश्किलों में वो घिरते हुए नजर आ रहे हैं, हालांकि उन्हें मिल गई है, राहत मिल गई है, 50,000 निजी मुश्किलें पर जमानत मिल गई है, लेकिन फिर भी उनकी मुश्किलें अभी कम नहीं हुई हैं। लगातार पेशियां उनको मिलेंगी। क्या रास्ता बचा हुआ है लालू परिवार पर? देखिए, इसमें कोई मैटर नहीं है मैडम। इस केस को कई बार क्लोज भी किया गया और कई बार क्लोज किया गया। तो मनोज जी, जिस तरीके से बीजेपी पर आरोप लगाए जा रहे हैं, चाहे आरजेडी हो या फिर दिल्ली में आम आदमी पार्टी हो, सिसोदिया की गिरफ्तारी हो, या फिर बीजेपी पर ही विपक्ष जो है आरोप लगा रहा है कि विपक्षियों को कमजोर कर रही है और जानबूझकर ये कर रही है, तो क्या बीजेपी का क्या फायदा है इसमें मनोज जी? जो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता तय है आपके साथ, हमारी बात को सुन रहे होंगे। जब जब बिहार में भारतीय जनता पार्टी सत्ता से हटी है, तब तक हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव, आदरणीय तेजस्वी यादव और उनके पूरे परिवार पर सीबीआई के छापे अधिक से अधिक पढ़ने में कहना चाहता हूँ। अमित शाह का बेटा कौन सा ऐसा करिश्मा किया कि एक दिन में और एक महीना में करोड़पति, अरबपति बन गया? उसके यहाँ ईडी के छापे नहीं पड़ने चाहिए क्या? गुजरात में, महाराष्ट्र में, ये जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ ईडी और सीबीआई की छापे क्यों नहीं पड़ रही है? फिर बिहार में एक लालू यादव जो कमजोर वर्गों की आवाज है, जो सामाजिक न्याय की योद्धा है, और उन लोगों की लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी इसलिए षड्यंत्र कर रही है, उनको डर है कि आने वाले 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता भगाने का काम करेगी। इसी के तहत वो कर रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव अगर मैदान में रहेंगे और प्रचार करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी कहीं खड़ा नहीं होगी।
इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी एक कुचक कर रही है, षड्यंत्र कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता देश में इतनी बेरोजगारी बढ़ गई है, इतनी महंगाई बढ़ गई है, इस पर क्यों नहीं बोलते हैं। इसलिए बिल्कुल षड्यंत्र है। और जो लोग भी कह रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसियों का नाजायज फायदा उठा रही है भारतीय जनता पार्टी, ये कटु सत्य है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो कि आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता हैं। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए आपको बताते चले, राउच एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई है। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती इस दौरान वहां पहुंचे। उन्हें राहत मिल गई है 50,000 की निजी मुश्किलें पर। और अब जो अगली सुनवाई है 29 मार्च को होनी है। दिल्ली में साल भीषण गर्मी में बिजली की मांग 8100 मेगावाट तक पहुंच सकती है। पिछले साल गर्मी में पीक पावर डिमांड 7695 मेगावाट थी। बिजली की ये मांग दिल्ली सरकार के लिए एक चुनौती साबित होगी, पर दिल्ली की ऊर्जा मंत्री आतिशी ने आने वाले दिनों में भीषण गर्मी में बिजली की मांग को देखते हुए पीक सीजन के दौरान लोगों को निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए बिजली कंपनी व डिस्कॉम के साथ समर एक्शन प्लान की समीक्षा की है। बिजली विभाग और डिस्कॉम अफसरों के साथ मंत्री ने मीटिंग आयोजित की है, जहां अधिकारियों ने आतिशी को आगामी गर्मी के मौसम के लिए बिना किसी पावर कट के बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने की उनकी तैयारी के बारे में जानकारी दी। आतिशी ने कहा कि लोगों को 24 घंटे 7 दिन 24/7 बिजली उपलब्ध करवाना दिल्ली सरकार की गारंटी और प्राथमिकता है। आतिशी ने कहा कि दिल्ली सरकार देश की पहली ऐसी सरकार है जिसने अपने नागरिकों में ये विश्वास पैदा किया है कि उन्हें बिना किसी पावर कट के 24/7 बिजली मिल सकती है और हम आने वाले समय में भी बिजली की मांग बढ़ने के बावजूद लोगों के इस विश्वास को टूटने नहीं देंगे। आतिशी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बिजली की मांग की लगातार समीक्षा करें। उसी आधार पर बिजली की मांग के अनुसार सभी डिस्कॉम बिजली कंपनियों के साथ अतिरिक्त बिजली टाई अप करके रखें। बिजली मंत्री अधिकारियों को निर्देश दे चुकी है कि पावर सब स्टेशनों की मेंटेनेंस की जाए, जहां जरूरत है वहां सब स्टेशन को अपग्रेड किया जाए व बिजली की लाइनों और तारों की जरूरी मेंटेनेंस की जाए, ताकि पीक टाइम के दौरान किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। दिल्ली में 100 मेगावाट पहुंच सकती है बिजली की मांग। बिजली की मांग को लेकर आतिशी ने बड़ा बयान दे दिया है। बिजली की मांग बढ़ाने की इस दौरान बात कही जा रही है। तो दिल्ली में इस साल भीषण गर्मी में बिजली की मांग 8100 मेगावाट तक पहुंच सकती है। पिछले साल गर्मी में पीक पावर डिमांड 7695 बताई जा रही थी। बिजली की ये मांग दिल्ली सरकार के लिए एक चुनौती साबित होने वाली है। दिल्ली की ऊर्जा मंत्री आतिशी ने आने वाले दिनों में भीषण गर्मी में बिजली की मांग को देखते हुए पीक सीजन के दौरान निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए बिजली कंपनी और डिस्कॉम के साथ समर एक्शन प्लान की समीक्षा की है। दिल्ली दंगे में कड़कड़नुमा कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए 9 आरोपियों को दोषी करार कर दिया है। कड़कड़नुमा कोर्ट ने मामले में 9 आरोपी, जिसमें मोहम्मद शहनवाज, मोहम्मद शुएब, शाहरुख, राशिद आजाद, अशरफ, परवेज, मोहम्मद फैजल, मोहम्मद राशिद के नाम शामिल हैं, उन्हें दोषी करार दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि हिंदू समुदाय की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य के साथ बवाल काटा गया था। कोर्ट ने इसी बात पर जोर दिया कि पुलिस द्वारा आरोपियों पर जो आरोप लगाए गए हैं वो पूरी तरह से गलत साबित हो रहे हैं। अपने फैसले में कोर्ट ने कहा कि आरोपी एक झुंड का हिस्सा बने थे। उस झुंड का जो पहले सांप्रदायिक भावनाओं से भरा बैठा था, उसका सिर्फ एक उद्देश्य था, हिंदू समुदाय की संपत्ति को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाए। पुलिस द्वारा लगातार पीछे हटने की अपील की गई थी, लेकिन झुंड ने अपने बवाल को जारी रखा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि याचिकाकर्ता की शिकायत पर कोर्ट ने टिप्पणी की थी। असल में रेखा शर्मा नाम की महिला ने आरोप लगाया है कि दिल्ली में दंगे के दौरान 24-25 फरवरी को भीड़ ने उनके घर पर हल्ला बोला था, सामान लूटा गया था और ऊपर वाली मंजिल पर जो रूम थे उसमें आग लगा दी थी। इस खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रिंस जायसवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रिंस, दिल्ली दंगे के जो मामले हैं उसमें कोर्ट ने फैसला सुना दिया है, क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कुछ फैसला है, क्या देखने मिल रहा है? प्रिंस पहुंच पा रही है? जी प्रिंस, क्या मामला है, क्या इस दौरान फैसला सुनाया गया, क्या देखने मिल रहा है? आस्था, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के अंदर जो दंगा हुआ था, कड़कड़डुमा कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए 9 आरोपी को जो है दोषी करार दिया है।
जिन्होंने जो है एक महिला के घर में और वहां पे कई हिंदू समुदाय के जो लोग रहते थे उसमें लूटपाट और आगजनी की थी, जिसमें लगातार जो है कोर्ट के अंदर जो हेयरिंग चल रही थी। हेयरिंग के बाद जो है रेखा नाम की महिला जो है उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसपे सुनवाई करते हुए कड़कड़डुमा कोर्ट ने आज 9 आरोपी को दोषी करार देते हुए इन सभी के ऊपर जो है आरोप तय हो चुके हैं। अब देखना ये होगा कि हालांकि कोर्ट का एक फैसला आना और बाकी रह गया कि इनको जो है सजा क्या सुनाई है। जी। ये सजा सुनने देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर जो दंगा हुआ था उसमें कई आगजनी हुई थी, कई लोग मरे थे जी। और लगातार जो है हिंदू समाज के जो लोग हैं उनको जो है क्षतिग्रस्त की गई थी, जो ये कोर्ट का भी मानना है। और पुलिस ने हलफनामा में जो दायर किया था उसमें ये साफ तौर पे लिखा गया था कि पुलिस जो है इन सभी आरोपी को पीछे हटने के लिए कहा था। माज जो है उन्होंने भी पुलिस के ऊपर लाठी डंडे की भी जो है आगजनी लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था, जिसपे आज कड़कड़डुमा कोर्ट ने जो है ये बड़ा फैसला सुनाया है 9 लोगों पर। जी तो प्रिंस, कहीं ना कहीं दिल्ली दंगे में 3 साल पहले जिन 53 की मौत हुई थी उनके परिवार वालों को एक कहा जा सकता है कि एक तरीके से न्याय मिल रहा है अगर इन्हें कड़ी सजा होती है तो। जी, ये अभी कोर्ट का एक और फैसला जो है शायद सूत्रों के हवाले से पता चला है कि आना और बाकी रह गया है कि जो लोग पीड़ित लोग हैं उनको क्या मुआवजा मिलता है सरकार के थ्रू, और कोर्ट जो है इन 9 आरोपी को क्या सजा सुनाती है, देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंस हमारे साथ जुड़ने के लिए और इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए। बता दें 3 साल पहले जो दिल्ली दंगे हुए थे उनमें 53 की मौत हुई थी। आज फैसला आने से कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण है कि उन लोगों को न्याय मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अब क्या इसमें सज़ा मिलती है, एक और फैसला कोर्ट का आना ये बाकी रह गया है। दिल्ली में बदमाशों पर किस कदर पुलिस का इकबाल समाप्त हो चुका है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि घर के बाहर बच्चे के साथ टहल रही महिला जज भी अब सुरक्षित नहीं है। बाइक सवार लुटेरों ने हाई प्रोफाइल लूट की घटना को अंजाम देने से पहले न केवल जज का सिर फोड़ा बल्कि उनके 12 साल के बेटे की भी पिटाई की। इसके बाद लुटेरे नकदी और मोबाइल लेकर फरार हुए। दिल्ली के गुलाबी बाग की ये घटना है जो कि 6 मार्च की बताई जा रही है। लूट की इस घटना के 6 दिन बाद दिल्ली पुलिस ने इस मामले के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें सीनियर महिला जज अपने परिवार के साथ गुलाबी बाग जज कॉलोनी परिसर में रहती है। महिला जज का 12 साल का बेटा दिल्ली के फेमस प्राइवेट स्कूल में 7वीं का छात्र है। दोनों 6 मार्च की रात में डिनर करने के बाद हमेशा की तरह कॉलोनी परिसर में टहल रहे थे। इसी दौरान कॉलोनी के गेट से बाइक सवार 2 युवक अंदर घुस आए। दोनों से एक युवक महिला जज के पास आया और कंधे पर लटका बैग छीनना चाहा। महिला जज ने विरोध किया तो बदमाश ने उन्हें धक्का दे दिया। इससे महिला जज का सिर फूट गया। बदमाश यहीं नहीं रुके, महिला जज के बेटे को भी बदमाशों ने कई थप्पड़ मारे और पर्स लेकर मौके से फरार हो गए। महिला जज के पर्स में करीब 10,000 रुपए थे। इसके अलावा पर्स में फोन और जरूरी कागजात भी थे। घटना के बाद महिला जज का बेटा घर गया और अपने पापा को इस घटना की जानकारी दी। उन्होंने तत्काल अपनी घायल पत्नी को एनकेएस अस्पताल में भर्ती कराया। दिल्ली पुलिस ने बेटे की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस मामले में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखकर वारदात में इस्तेमाल बाइक बरामद कर ली गई है। महिला जज के साथ लूट के मामले में आरोपी गिरफ्तार हो चुकी हैं। घर के बाहर बदमाशों ने महिला जज का सर फोड़ दिया था। इसकी सीसीटीवी भी सामने आई थी। सीसीटीवी में पूरी घटना रिकॉर्ड ही हो गई थी। पुलिस इस मामले में आरोपी से पूछताछ कर रही है।
अभिनेता सतीश कौशिक मामले में नया खुलासा देखने मिला है। दिल्ली पुलिस ने अभिनेता सतीश कौशिक की मौत के मामले में व्यवसायी विकास मालू से पूछताछ की। मालू से कापसहीड़ा थाने में पूछताछ हुई। वो दोपहर पुलिस थाने पहुंचे और शाम करीब 4:30 बजे चले गए। दिग्गज अभिनेता सतीश कौशिक की मौत के मामले में फार्म हाउस के मालिक विकास मालू ने पत्नी की ओर से लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया। दूसरी तरफ मालू की दूसरी पत्नी से भी पूछताछ हुई। उससे मोतीनगर स्थित उनके वकील के कार्यालय में पूछताछ हुई। कापसहीड़ा थाने की पुलिस टीम ने करीब 3.25 घंटे पूछताछ की है। इस मामले में हर कोई एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में कोई भी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। गाजियाबाद जिले के साहिबाबाद से सनसनीखेज मामला सामने आया, जिससे शख्स ने 4 साल की मासूम बच्ची को अपनी बेटी जैसी बताकर देखरेख के लिए अपने पास रखा। उसी ने दुष्कर्म के बाद बड़ी बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। 1.5 महीने पहले बच्ची के अनाथ हो जाने के बाद से वो रोज ही उसे अपनी हवस का शिकार बना रहा था। इस दरिंदगी का राज खुल जाने से उसकी जान ले ली। 11 मार्च को वारदात का चौंकाने वाला खुलासा करते हुए पुलिस ने मंगलवार को आरोपी दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी दुकानदार को डर सता रहा था कि कहीं मामले का खुलासा न हो जाए। पुलिस का कहना है कि खुद बच्ची की जान लेकर उसके लापता हो जाने का नाटक करने वाले दुकानदार ने दोस्त नीरज की मदद से शव को ठिकाने लगाया था। इस खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता वैभव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव, गोद ली हुई बेटी से ही दुष्कर्म की पूरी घटना हुई थी, अब आरोपी गिरफ्तार हो गया है। इस मामले में पुलिस ने और क्या कुछ खुलासा किया है या क्या कुछ संभावनाएं जताई जा रही हैं और क्या कुछ इसमें हो सकते हैं खुलासे? वैभव, आप तक आवाज पहुंच रही है? वैभव, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी, मैं सुन पा रहा हूँ, आपको बताइए। जी वैभव, जिस तरीके से पूरा मामला देखने को मिला है, अपनी गोद ली हुई बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, उसकी हत्या कर दी गई, गिरफ्तार हो गया है आरोपी। क्या खुलासा इस मामले में हुआ है? क्या कुछ कहा जा रहा है पुलिस की तरफ से? देखिए, गाजियाबाद में बिल्कुल रिश्तों को तार तार कर देने वाला ये पूरा प्रकरण था, क्योंकि जिस तरीके से एक बाप बेटी का रिश्ता बिल्कुल नेक और साफ दिल से देखा जाता है, उस रिश्ते को पूरी तरीके से नापाक कर दिया गया है। बेशक वो मुंह बोला बाप था जिसने इस बच्ची को गोद लिया था, लेकिन उसके साथ एक बाप बेटी का रिश्ता जुड़ चुका था और जिस रिश्ते को इस व्यक्ति ने पूरी तरीके से नापाक कर दिया। पुलिस ने इस पूरे प्रकरण का खुलासा करते हुए अजय भाटी और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। अजय भाटी ने इस बच्ची को गोद लिया था और जब से ही इसे गोद लिया तब से उसके बाद इसके साथ यौनाचार जैसी घिनौनी हरकतें वो कर रहा था और जिसके बाद यौनाचार के उस वैसी दरिंदे के इस खुलासे को जब उसे डर लगने लगा तो उसने इस बच्ची की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी और शव को जंगल में फेंक दिया। फिलहाल इस पूरे प्रकरण में पुलिस ने इस प्रकरण का खुलासा करते हुए अजय चौहान, अजय भाटी और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर दिया है और उनके खिलाफ आगे के लिए कठोर से कठोर कार्रवाई दिलाने के लिए। क्या आपको लगता है वैभव कि क्या इन पे कार्रवाई हो सकती है अब? देखिए, पूरा प्रकरण जिस तरीके से जुड़ा हुआ है तो उसमें 302 धारा तो लगती ही है। इसके अलावा भी पुलिस गंभीर से गंभीर धाराएं इसमें लगाएगी। दूसरी तरफ इसमें 376 एक्ट और पास्को एक्ट भी जोड़ी जाएगी। वहीं इस पूरे प्रकरण की कार्रवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में की जाएगी। तो जल्द से जल्द सुनवाई के लिए पुलिस मजबूत साक्ष्य जुटा रही है, जिससे जल्द से जल्द इस आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिलाई जा सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वैभव हमारे साथ जुड़ने के लिए और इसकी जानकारी के लिए। आपको बताते चले कि एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है जिसने अपने दोस्त का सहारा लेकर अपनी ही गोद ली हुई बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, फिर उसकी हत्या कर दी। घटना के अनावरण से ये प्रकाश में आया कि अजय भाटी जिसने इस बच्ची को गोद लिया था, उसने इस बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद इसकी हत्या कर दी तथा शव को घर में छुपा दिया था। उसके पश्चात इसने बच्ची के गायब होने का नाटक रचा। बच्ची की हत्या इसने 11 तारीख को ही कर दी थी। शव को उस समय घर में ही छिपा के रखा था। दोपहर में इसने ये नाटक रचा कि बच्ची गायब हो गई है तथा इसने इस तरह से अपने पत्नी को, अपने आसपास के लोगों को ले करके उस बच्ची को ढूंढने का नाटक करता रहा। घटना के अनावरण से ये प्रकाश में आया कि
अजय भाटी, जिसने इस बच्ची को गोद लिया। तो दिल्ली जयपुर हाईवे पर काम करने की वजह से NH-48 यानी दिल्ली जयपुर हाईवे को 90 दिनों के लिए बंद करने के लिए ट्रायल मंगलवार से शुरू कर दिया गया है। सुबह 9:15 दिल्ली से गुरुग्राम जाने वाले गैरेज को भी बंद कर दिया गया। इसी तरह शाम 4:30 बजे के करीब गुरुग्राम से दिल्ली हाईवे के कैरेज को बंद किया गया। इससे करीब 8 किलोमीटर जाम लगा। जाम रजोकरी से पीछे GGR फ्लाईओवर व वसंत विहार तक था। बताते चले कि लोग 2 से 3 घंटे जाम में फंसे रहे। लोग सुबह से ही सोशल मीडिया व ट्रैफिक पुलिस की हेल्पलाइन पर गुस्सा उतारते रहे। वाहन धीरे धीरे रेंगते रहे। जाम को देखने से लग रहा था कि लोगों ने दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की सलाह पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों का मानना है कि ट्रायल से लोगों को ज्यादा परेशानी नहीं हुई। पहले जहां आम दिनों में ट्रैफिक 13 से 15 मिनट डिले हो जाता था, तो वहीं अब हाईवे बंद करने से ट्रैफिक के लिए 25 से 30 मिनट की देरी हुई। ऐसे में NH-48 को निर्माण कार्य के लिए अब बंद कर दिया गया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।